हम लोग अब स्टार्ट करेंगे चरक चिकित्सा। इसमें सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन ये कि जैसे चरक सूत्र स्थान में आचार्य चरक ने चैप्टर्स का पेयर बनाया था ना, मतलब चार चार का ग्रुप में चैप्टर्स को बांटा था और चतुष्क उसको नाम दिया था। वही सेम चीज इधर चरक चिकित्सा में भी उन्होंने फॉलो करनी चाहिए, लेकिन वो उतना एक्यूरेटली यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बस इनिशियल जो दो चैप्टर्स हैं, रसायन और वाजीकरण, वो चीज वो एक साथ चार चैप्टर को एक ग्रुप में क्लब करके एक जैसा यूनिट, जैसा वहां पे उन्होंने चतुष्क बनाए थे, इसी तरीके से एक यूनिट जैसे रसायन और ऐसा ही एक यूनिट वाजीकरण बताया जिसमें चार चार चैप्टर ईच है। लेकिन उसके आगे आप देखेंगे ज्वर है, रक्तपित्त है, वो चीज वहां पे वो फॉलो नहीं कर पाए और इसी वजह से केवल ये ग्रुप स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स में मिलेगा, आगे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जो कि है रसायन पाद। ठीक है, ये अध्याय है 1। ठीक है, और पाद माने एक चैप्टर के लिए बोला हुआ है, तो 1.1 माने कि फर्स्ट यूनिट का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो इसका नाम है अभ्या अम्लकी। ठीक है, अभ्या अम्लकी रसायन पादम इसलिए क्योंकि ये तो इसके यूनिट का नाम है रसायन। ठीक है, और इसमें ना आपको जैसे चरक सूत्र के चैप्टर के नाम याद करने होते थे, उसी तरीके से यहाँ पे चिकित्सा में भी चैप्टर्स के नाम आपको याद करने होते हैं। तो पहले जैसे अभी हम रसायन पढ़ रहे हैं, तो आप रसायन को याद करने के लिए रसायन के 4 चैप्टर हैं। ठीक है, एक है, पहला है अभ्याम्लकी, सेकंड इज प्राण कामीय अध्याय। ठीक है, थर्ड है कर प्रचितीय अध्याय, चौथा है आयुर्वेद समुत्थानीय। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स हैं रसायन के, तो आप इसको याद करेंगे ऐसे आपका से। ठीक है, आपका तो ए का मतलब है अभ्याम्लकी, पी का मतलब है प्राणकामीय, के का मतलब है कर प्रचितीय और ए का मतलब है आयुर्वेद समुत्थानीय। ठीक है, और इसमें एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि इन चैप्टर्स में नंबर ऑफ योग बताए हुए हैं, लाइक मतलब इन्होंने रसायन की फॉर्मुलेशंस बताई है। ठीक है, तो जो चैप्टर 1 है अभ्याम्लकी, इसमें इन्होंने 6 टाइप के रसायन के फॉर्मुलेशंस बताए। ठीक है, 6 रसायन योग बताए। जो प्राणकामीय है वहां पे इन्होंने 35 बोले हैं, और कर प्रचित 35, और कई जगह इसको 37 भी काउंट किया जाता है, तो आप 35/37 ध्यान रखेंगे। वो जब हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको वो चीज क्लियर आउट हो जाएगी। जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है कर प्रचितीय अध्याय, तो इसमें हमको 16 रसायन योग देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और जो लास्ट चैप्टर है आयुर्वेद समुत्थानीय, इसमें हमको 4 रसायन योग देखने के लिए मिलते हैं। तो 6, 35, 16, 4 ये आपने इस तरीके से ध्यान रखना है, और आपका से आप इसको याद करेंगे अभ्याम्लकी, प्राणकामीय, कर प्रचितीय और आयुर्वेद समुत्थानीय अध्याय। ठीक है, कई बार क्या होता है कि इसको ना आप नोट भी करते जाना साइड में, क्योंकि कई बार एग्जामिनर वाइवा में ही पूछ लेता है कि रसायन के 4 पादों के नाम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 चैप्टर हैं, तो उन 4 चैप्टर के नाम बताने और सीक्वेंस में बताने, आगे पीछे आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका से आप इसे ध्यान रखेंगे। और ठीक है, तो अभी के लिए तो इतना ही है, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा होपफुली। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इस चैप्टर का नाम है अभ्या अम्लकी। ठीक है, तो जो वर्ड है अभ्या, तो जो वर्ड है अभ्या, ठीक है, अभ्या माने हरित की, अम्लकी तो आपको पता ही है, तो अभ्या अम्लकी रसायन पादम इज द फर्स्ट चैप्टर। तो अभ्या का मतलब होता है हरित की, और यही है कि अभ्या आम्लकी रसायन जो है, अब यहाँ पे इसकी व्याख्या की जाएगी। ये पहला चैप्टर है, और
एक यहाँ पे पॉइंट बताया हुआ है कि आयुर्वेद शास्त्र के अध्ययन का प्रयोजन आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, तो उसके लिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। ये ऑल दो मतलब कॉलेज के लिए तो खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पीजी के लिए आपको थोड़ा ये पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ते हैं। इहि खलु आयुर्वेद प्रयोजनम व्याधि उपसृष्टानां व्याधि परिमोक्षणः स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम च। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया हुआ है कि व्याधि का नाश करना और स्वास्थ्य व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। बेसिकली हम देखो सबने आयुर्वेद का प्रयोजन तो एक ही बताया है, बट ना वो श्लोक के थोड़े वर्डिंग्स में डिफरेंस आता है, तो रख के पूछ सकते हैं कि कौन से आचार्य ने बोला है, तो आपने ये ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी चिकित्सा का अर्थ होता है रोग निवृत्ति जनक व्यापार। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, चिकित्सा का अर्थ होता है रोग निवृत्ति जनक व्यापार। और रोग निवृत्ति जनक व्यापार का मतलब वही है कि जिस व्यापार से रोग उत्पन्न ना हो या जिस व्यापार से उत्पन्न रोगों की शांति की जा सके, वही चिकित्सा है। इसके अलावा जो पॉइंट और आपने ध्यान रखना है, चिकित्सा की एक परिभाषा हमको देखने के लिए मिलती है। ये चरक सूत्र 16 का रेफरेंस है ये। ठीक है, चरक सूत्र 16 का रेफरेंस है, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे बुक में गलत है। चरक सूत्र 16 का रेफरेंस है कि ये चिकित्सा की परिभाषा है। ठीक है, चतुर्णो भिष्कादीनम शस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्ति धातु साम्य अर्था चिकित्स्यते अभिधीयते। यानी कि जब धातुओं की विकृत अवस्था को किसी के द्वारा ठीक किया जाए, ठीक है, जिस मेथड के द्वारा धातु की विकृत अवस्था को ठीक किया जाए, उनको साम्य अवस्था में लाए, वही जो है चिकित्सा कहलाती है। और आप चाहे तो साइड में नोट भी कर लेना कि ये चिकित्सा की परिभाषा है जो कि आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 16 में बताई हुई है। और इसके अलावा एक ना हरितकी की इम्पोर्टेंस के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम अभ्या अम्लकी रखा हुआ है। ठीक है, तो इसको इन्होंने अभ्या को ही पहले क्यों रखा, आंवला को भी पहले रख सकते थे, अम्लकी अभ्या बना देते हो, तो अब जो हरितकी है उसका वो ज्यादा सुपीरियर है एज कंपेयर टू आंवला। ठीक है, आम्लकी वो ज्यादा सुपीरियर है। ठीक है, और यही चीज हमें देखने के लिए यहाँ पे एक श्लोक है, हरितकी मनुष्याणाम मातवे हितकारिणी कदाचित कुप्यन्ते माता न उदरस्त हरितकी। ठीक है, ये बेसिकली आचार्य भाव प्रकाश ने बोला हुआ है कि उन्होंने हरितकी के इम्पोर्टेंस में बताया हुआ है कि जिस तरीके से मनुष्य की माता हितकारी होती है एक मनुष्य के लिए, उसी तरीके से हरितकी भी एक माता के समान ही मनुष्य के लिए हितकारी है। कदाचित कुप्यन्ते माता। ठीक है, माता कई बार जो है, हो सकता है कि माता कभी गलत हो, लेकिन हरितकी जो है कभी भी गलत नहीं करेगी किसी व्यक्ति के साथ। तो इतना इसका इंपॉर्टेंस है, ये भाव प्रकाश ने बोला है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में। और अब यहाँ से एक ये श्लोक है जो कि आपको याद करना है, ये है चिकित्सा के पर्याय। ठीक है, भेषज के पर्याय बोलो चाहे चिकित्सा के बोलो, तो ये आपने ध्यान रखना है। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम। ठीक है, इसको 9 है, ये आपने 9 है, 9 ध्यान रखेंगे। ठीक है, 9 भेषज के पर्याय हैं। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्राश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक है, तो चिकित्सित व्याधिहर पथ्य साधन औषध प्राश्चितम प्रशमनन प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक है, तो ये इसके 9 पर्याय हैं। श्लोक याद करना होता है, बहुत इजी है, मतलब 1-2 बार आप इसे करेंगे तो इजीली याद हो जाता है। और आप चाहे तो इसको, मतलब एक ट्रिक भी होती है इसकी, बट वो मुझे यूजलेस लगती है, क्योंकि 1-1 2-2 वर्ड की अगर आप ट्रिक सब कुछ ही ट्रिक से याद करोगे तो फिर लास्ट मोमेंट पे सब कुछ मिक्स हो जाता है। इसका बहुत सीधा साधारण श्लोक है, 4-5 बार रीड करेंगे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। स्टिल इसकी एक ट्रिक है, सीवीपी सा प्राश्चित। ठीक है, प्राश्चित होगा यहाँ पे, इतना बड़ा सा मैं लिख नहीं पा रही हूँ, पी फॉर प्राश्चित हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पीपीएच। तो इस तरीके से है इसको कि चिकित्सितम है, व्याधिहरम है, पथ्यम है, साधन औषधम, प्राश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। ठीक है, तो ये है CVP SA प्राश्चित
टीपीएच, ठीक है, सीवी सा प्राश्चित टीपीएच। मुझे ये ट्रिक मतलब इस श्लोक से याद मतलब अगर मुझे ये ट्रिक या श्लोक में ऑप्शन दिया जाए तो मैं श्लोक ज्यादा प्रेफर करूंगी याद करना, क्योंकि ये ट्रिक अपने आप में इतनी अटपटी है कि आपको उसको याद करने के लिए एक्स्ट्रा दिमाग फिर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद ये एक एक वर्ड के लिए आपको वहां पेपर में सोचना पड़ेगा कि सी का मतलब क्या था, वी का मतलब क्या था। तो इससे अच्छा है आप सीधा सीधा श्लोक याद करें, बहुत ईजी है। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्राश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, ठीक है, ये इसका श्लोक है। 9 है ये, याद कर ध्यान रखिएगा, नोट भी कर लेना साइड में कि भेषज के पर्याय कितने हैं, तो 9 है। इसके अलावा फिर हाँ, भेषज अब 2 प्रकार की होती है, ठीक है, जो भी ये भेषज के पर्याय भी आप कह सकते हैं या फिर चिकित्सा के भी पर्याय इनको कह सकते हैं, दोनों सेम ही बात है। और यहाँ पे ना औषध के बारे में बताया हुआ है कि जो औषध होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है, भेषजम द्विविधा, भेषजम द्विविधा। और वो कौन सी होती है? 2, एक होती है स्वस्थस्य ओजस्करम, ठीक है, और दूसरी होती है किंचित आर्तस्य रोगानुत, यानी कि एक तो होती है स्वस्थस्य ओजस्करम, यानी कि जो स्वास्थ्य की रक्षा करे, ओज की वृद्धि करे। दूसरी होती है कि जो रोगों का नाश करे, ठीक है, जो कि क्या करे, रोगों का नाश करे। तो इस तरीके की 2 औषधियां होती हैं। इसके अलावा फिर ना आचार्य सुश्रुत ने एक यहाँ पे रेफरेंस, मतलब उन्होंने ये चीज बोली हुई है इधर की ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसको हम एज अ औषध यूज ना कर सके। तो बेसिकली कोई भी व्यक्ति अपनी युक्ति का प्रयोग करके किसी भी द्रव्य को औषध के रूप में परिवर्तित कर सकता है। तो इसी का रेफरेंस हमको सुश्रुत में देखने के लिए मिलता है, ये कि ये कहते हैं कि ऑल द्रव्य, जितने भी द्रव्य हैं वो सभी क्या है, औषध है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी बस यहाँ पे इतना ही है, और तो कुछ नहीं है खास। फिर इसके अलावा देखो यहाँ पे ना वो बताया भी हुआ है कि मैंने आपको कहा था आर्तस्य रोगानुत जो है वो इसको यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे रोगानुत का क्या मतलब है कि सामान्यतः स्वाभाविक या अस्वाभाविक दोनों प्रकार से है। और यहाँ पे जो आर्तस्य, इसका मतलब होता है विशेष रूप से अस्वाभाविक ज्वर आदि से पीड़ित व्यक्ति के रोगों को नष्ट करने वाला ये होता है, ठीक है। तो ये इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है कि इसका क्या मतलब है। और इसके अलावा जैसे औषध 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्वस्थस्य ओजस्करम, कि जो स्वास्थ्य की रक्षा करे और ओज को बढ़ाने वाली हो। दूसरी होती है आर्तस्य रोगाणु, ठीक है, कि जो रोगों का नाश करे। अब जो अभेषज होती है, ठीक है, अभेषज 2 प्रकार की होती है। तो अभेषज एक होता है बाधन, एक होता है सानुबाधन, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है आपने कि जो हमारी चिकित्सा के कार्य में बाधा डाले, अभेषज, उसको आप समझ सकते हैं। एक होता है बाधन, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जो डिजीज कॉज करने वाला है, वो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। एक होता है बाधन और एक होता है सानुबाधन, ठीक है। तो जो बाधन होता है वो क्या करता है कि वो सद्य प्राणहर होता है, ठीक है, जैसे ही पेशेंट ने खाया तुरंत वो मर जाएगा। एग्जाम्पल इसका विष ही होता है, ठीक है, विष है, अग्नि है, वज्र, शस्त्र, ये सब इसके एग्जाम्पल है। जो जिस वक्त उसका सेवन किया जाए तुरंत व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। एक जो दूसरे प्रकार का भेषज होता है वो होता है सानुबाधन, तो जो इमीडिएटली नहीं, थोड़े समय के बाद, जैसे कि दूसरी विष का सेवन, वो लंबे समय तक जो विष है वो पड़ा रहता है शरीर में, लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज एग्रीवेट होके लक्षण शो करेगा, तो दैट इज सानुबाधन। तो या जो क्या करता है कालांतर में थोड़े समय के बाद किसी तरीके के लक्षण उत्पन्न करे। इसके अलावा अब यहाँ पे रसायन और बाजीकरण के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। तो रसायन और वाजीकरण के लिए क्या बोला जाता है कि जो औषध स्वस्थ व्यक्ति के ओज
को बढ़ाने वाली होती है वही प्राय वृक्ष और वही रसायन होती है, ठीक है। तो जो रसायन की तरह यूज हो रही है वही सेम ड्रग जो है बाजीकरण के रूप में भी यूज की जा सकती है। एक औषधियां इस तरीके की होती है। दूसरी इन्होंने बताया कि द्वितीय औषधि जिसके लिए इन्होंने बोला था आर्तस्य रोगाणु, ठीक है, जो रोगों का नाश करता है, प्राय रोगों को शांत करने वाली मानी जाती है। यहाँ प्राय शब्द से बाहुल्य अर्थ लेना चाहिए क्योंकि दोनों प्रकार की औषधि दोनों ही प्रकार के काम करती है, ठीक है। तो ये जो आर्तस्य रोगाणुत है, ठीक है, अगर आप इसको चाहे तो रसायन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति क्षीण का क्षय है किसी व्यक्ति को, ठीक है, धातु क्षय, तो आप ऑब्वियसली उसको रसायन खिलाओगे, तो रसायन ने क्या किया कि उसका जो क्षय रोग था उसका नाश भी किया। तो ये रसायन अभी एक तो स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो आप यूज करते ही हैं, साथ में आपने रोग के केस में भी वो यूज कर लिया। ऐसे ही कोई शुक्र दोष का व्यक्ति है, ठीक है, अल्प शुक्र है, तो ये एक प्रकार का रोग ही है, आप वहां पे वाजीकरण यूज करवा दीजिए पेशेंट को, तो वो चीज उसको वहां फायदा कर देगी। तो इन्होंने वही बोला हुआ है कि औषध, कोई भी जो औषध है वो दोनों ही रूप में प्रयोग की जा सकती है और वो दोनों ही तरीके से, माने वो रसायन के रूप में भी आप यूज करवा सकते हैं, आप उसे बाजीकरण के रूप में भी यूज करा सकते हैं। जो ऐसी औषधि जो स्पेशली ओज की वृद्धि के लिए आप दे रहे हैं, ठीक है, जो कि स्वस्थ व्यक्ति में ओज वृद्धि के लिए जो भी ड्रग्स दी जा रही है वो रसायन एंड बाजीकरण दोनों रूप में यूज कराई जा सकती हैं। और ऐसी औषधियां अगेन जो कि क्या कर रही है, रोगों का नाश कर रही है, वहां पे भी आप लोग रसायन और बाजीकरण का यूज करवा सकते हैं। तो रसायन बाजीकरण अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, वो दोनों ही क्राइटेरिया में फिट बैठती है। अगर आपको व्यक्ति का ओज की वृद्धि करनी है तो भी रसायन बाजीकरण यूज कराया जा सकता है। अगर आपको रोगी का ट्रीटमेंट करना है, किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करना है, तो भी वहां पे ये दोनों ड्रग रोग शमन के रूप में भी यूज की जा सकती हैं। तो ये रसायन बाजीकरण की इंपॉर्टेंस यहाँ पे इन्होंने बताई है। तो इसमें जो श्लोक का पॉइंट आपने ध्यान रखना है वो है स्वस्थस्य ओजस्करम यदु तद विषयम तद रसायनम, ठीक है, कि वही इन्होंने बोला है कि जो चीज स्वस्थ की वृद्धि कर रही है और साथ ही साथ वृक्ष भी है, वो चीज जो बेसिकली अगर हम स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए बोले कोई ड्रग, ठीक है, तो वो हम वृक्षीय ड्रग भी दे सकते हैं, रसायन दोनों ही चीजें वहां पे यूज की जा सकती हैं। ये और बाकी जो मैंने आपको समझाया वो सारा पॉइंट ध्यान रखना है, बट इसमें केवल श्लोक के रूप में ये फर्स्ट पॉइंट ही ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना शतशीण वाला, वो यहाँ पे भी है कि चक्रपाणी ने शतशीण में प्रयुक्त सर्पी गुड़ को रसायन तथा वाजीकरण और पांडु रोग में प्रयुक्त योगराज और कास में प्रयुक्त अगत्य हरितकी को रसायन की तरह भी प्रयोग किया हुआ है। तो वही चीज जो मैंने आपको समझाई ना, शतशीण एक डिजीज है धातुक्षय की वजह से, आप समझे उसको। तो सर्पी गुड़ एक मेडिसिन है जो स्पेसिफिकली शतशीण के लिए बताई गई है। और ये सर्पी गुड़ क्या है, कई जगह एज अ रसायन, कई जगह एज अ बाजीकरण भी यूज होती है। इसी तरीके से पांडु रोग जो चरक में बताया हुआ है, पांडु रोग में एक औषध का वर्णन चरक ने किया है जो कि है योगराज। तो ये योगराज और भी जगह रसायन के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इसी तरीके से आचार्य चरक ने कास की चिकित्सा में अगत्य हरितकी का प्रयोग भी बोला हुआ है और ये अगत्य हरितकी अगेन एज अ रसायन भी यूज की जाती है, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। द नेक्स्ट हम ध्यान करेंगे वो है यहाँ पे एक ये पॉइंट और ध्यान रखें कि यज यत जरा व्याधि विध्वंसी भेषजाम तद रसायनम, यानी कि रसायन को व्याधि हरत्वेन स्पष्ट कहा गया है और ये भेषज रत्नावली ने कहा है, ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर रसायन के गुण बताए हुए हैं कि इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो दीर्घायु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, तरुण वय, ठीक है, ये सब हमें इन जनरल पता ही है कि क्या क्या मिलेगा। जैसे दीर्घायु, लंबी उम्र मिलेगी, स्मृति हमारी अच्छी हो जाएगी, मेधा है, आरोग्य को प्राप्त होंगे हम, तरुण वय हो जाएगी, ठीक है, मतलब वृद्धावस्था देर से आएगी। वृद्धावस्था टाली नहीं जा सकती बट उसको थोड़ा डिले किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या करता है ये, प्रभाव, वर्ण, स्वर, ठीक है, और स्वर, इन सभी को
अच्छा करने वाला होता है। देह इंद्रिय बलम, देह को इंद्रियों को बल देने वाला होता है। और इसके अलावा वाक सिद्धि, मतलब अच्छा बोलता है व्यक्ति, वाक सिद्धि होती है। और इसके अलावा वाक सिद्धि का एक और मतलब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो भी कह रहा है वो हमेशा सत्य है, ठीक है। इसके अलावा प्रणीति, कांति, जिससे नम्रता है, कांति है, ये सभी जो है रसायन से होते हैं। और ये बहुत फेमस, इतना सा ही बस आता है काफी सारे एग्जाम्स में, लाभोपायो शस्तानाम रसादीनम रसायनम, ठीक है। ये मतलब बहुत ही बेसिक है, आपसे नींद में भी पूछा जाए तो भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, ठीक है। तो लाभोपायो ही शस्तानाम रसादीनम रसायनम, आधा ही है ये कि अम, आप रसायन की परिभाषा के लिए यहाँ पे बताया हुआ है कि सभी उत्तम रसादी धातुओं को प्राप्त करने के लिए करने का जो उपाय है वही रसायन है। और यही इसकी डेफिनेशन है, लाभोपायो शस्तानाम रसादीनम रसायनम, ठीक है। कि हम जब उत्तम धातुओं को प्राप्त करने का जो उपाय है वही रसायन है। ये आपने स्पेशली रेड पॉइंट तो याद रखना है, बाकी जो ब्लू में हाईलाइट किया है वो आप अपने आप ही, मतलब थोड़ा सा आप उसे लॉजिकली 2-3 रीड करेंगे, आप अपने आप ये कहानी लिखाएंगे, तो वो सब आप, मैंने बस समझाने के लिए हाईलाइट किया था, वो आपको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है श्लोक में। ये जितना भी मैंने मतलब हाईलाइट किया वो ही बस ध्यान रखना, हाईलाइट कर लेना। और इसके अलावा नेक्स्ट, शारंधर ने ना, शारंधर ने भी रसायन की परिभाषा बोली हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे आप कि शारंधर ने क्या बोला है। रसायनम च तद्गेयम जरा व्याधि नाशनम, ठीक है। तो रसायन क्या होता है, जो जरा व्याधि का नाश करे, जरा माने बुढ़ापा और व्याधि का नाश करे, वही रसायन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पे वाजीकरण की परिभाषा, वाजीकरण को वृश्य भी बोला जाता है, तो वाजीकरण की परिभाषा के बारे में बताया हुआ है। अपत्य संतान करम यत संगह अप्रहर्षणम, यानी कि जो भेषज अपत्य संतान, यहाँ पे ना जो भेषज अपत्य संतान अर्थात पुत्र पौत्र आदि का विस्तार करने वाला हो, जो शीघ्र ही मैथुन विषयक हर्ष को उत्पन्न करने वाला हो, जिस भेषज के सेवन से अप्रतिहत वेग से अत्यंत बलवान घोड़े के समान मैथुन करने में समर्थ हो जाता है, जिसके प्रयोग से स्त्रियों के लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है, और जिससे शरीर में, यहाँ पे ये तो ना बेसिक पॉइंट है कि जिसके सेवन से वो मैथुन कर्म कर पाता है, ठीक है। अब बहुत सारी संतानों की उत्पत्ति हो पाती है उसकी, वो सारा तो वाजीकरण के बारे में बताया, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट ये अभी ये है बेसिकली, मतलब इसकी अगर आप वाजीकरण की डेफिनेशन देखें ना, तो यही है जो अभी हमने हिंदी में पढ़ा कि अपत्य संतान करम यत संगह संप्रहर्षणम वाजी वाती बलो, वाजी माने घोड़ा, ठीक है। वाजी वाती बलो येन यत्य प्रतिहतः स्त्रियः, यानी कि जो जिसकी बहुत सारी संतान हो, पुत्र हो, पौत्र हो, पर पौत्र हो, माने कि वही मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब जो है उसका बहुत फैमिली उसकी बड़ी हो, ठीक है, जो कि शीघ्र मैथुन विषयक हर्ष को उत्पन्न करने वाला हो, जैसे लिखा है संप्रहर्षणम, ठीक है। और जिस भेषज के सेवन से अप्रतिहत वेग से, ठीक है, और अप्रतिहत यहाँ पे बताया हुआ है कि निरंतर, ठीक है, अप्रतिहत वेग से बलवान घोड़े के समान, ठीक है। दिस इज वाजी, वाजी वाती बलो, बलवान घोड़े के समान। ये वाला पॉइंट बेसिकली आपने ध्यान रखना है कि इसका नाम ही वाजीकरण क्यों आया है, घोड़े से आया इसका नाम, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और हाँ, यहाँ पे जो अगेन, एक तो ये आपने फर्स्ट लाइन ध्यान रखनी है, इसकी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रख लेना। और इसके अलावा जिससे शरीर में, हाँ, जिससे शरीर में रस रक्त मांस आदि की पुष्टि होती है, जिससे वृद्धावस्था होने पर भी शुक्र का क्षय नहीं होता, ठीक है। और जिससे व्यक्ति फल वाले अर्थात संतान वाला हो जाता है, यही सब वाजीकरण के संदर्भ में बताया हुआ है। फर्स्ट लाइन का श्लोक आप नहीं भी याद करेंगे, कोशिश कर लीजिए उसमें से, मतलब पूरा ना याद हो पाए बट श्लोकांश के फॉर्म में आप उसको याद कर पाए तो अच्छी बात है। और
बाकी आप ये हिंदी वाला भी ध्यान रख सकते हैं कि इसमें ना मतलब बहुत स्पेसिफिक आपको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लॉजिकली सोच के इजीली आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें अब जो एक पॉइंट है, प्रभूत शाखा शाखी, ठीक है, यानी कि ना जैसे एक पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, उसी यहाँ पे देखो हिंदी में पढ़ते हैं कि जिससे मनुष्य अनेक शाखा वाले वृक्ष की तरह हो जाता है, प्रभूत शाखा शाखी, ठीक है। और जिस प्रकार चैत्य, चैत्य माने गांव का वो बड़ा वृक्ष जिस पर देवता आदि निवास करते हैं, और सामान्य ग्रामीण भी उसी वृक्ष की पूजा करते हैं, उस मतलब वो ना एक तरीके से पूजनीय वृक्ष की बात की जा रही है, ठीक है। तो चैत्य माने पूजनीय वृक्ष के समान वो व्यक्ति पूजनीय हो जाता है, उसी प्रकार वाजीकरण भेषज के सेवन करने से व्यक्ति भी पूजनीय हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने ना प्रभूत शाखीव का मतलब बोला है, जिस तरीके से एक पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ठीक है, और जिस प्रकार से चैत्य वृक्ष पूजनीय होता है, ठीक है, चैत्य मानेगी जिसमें देवता आदि निवास करते हैं और व्यक्ति उसकी पूजा करती है, तो जैसे चैत्य वृक्ष होता है, जैसे बहुत सारी शाखाओं वाला पेड़ होता है, उसी प्रकार जो वाजीकरण का प्रयोग करता है व्यक्ति, वो भी उन दोनों पेड़ के समान ही पूजनीय और श्रेष्ठ समझा जाता है। ये बताया हुआ है कि क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे बच्चों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा और हाँ, वो अनेक व्यक्ति, ठीक है, वह अनेक व्यक्तियों की दृष्टि में श्रेष्ठ हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, अनेक प्रजाओं में वो बहुप्रज हो जाता है, माने कि बहुत सी संतान वाला वो व्यक्ति होता है। ये वाजीकरण प्रयोग से संतान उत्पत्ति, ये वाजीकरण का प्रयोग जो है संतान उत्पत्ति के लिए मेनली किया जाता है। मृत्यु के बाद भी वह व्यक्ति संतान मूलक अनंत सुख को प्राप्त करता है, ठीक है। और वो मर जाएगा बट बच्चे तो उसके रहेंगे ही ना जिंदा, तो उसी संदर्भ में ये बोला हुआ है। और जिन औषधियों के सेवन से यश, श्री, बल, पुष्टि इनकी वृद्धि होती है, उसको वाजीकरण कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट कि किसकी वृद्धि होती है, यश, श्री, श्री माने लक्ष्मी, ठीक है। मतलब अब देखो बहुत सारे बच्चे होंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत सारा, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कमा के लेके आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बहुत फैमिली में एक बड़ा अमाउंट आएगा, तो इस संदर्भ में बोला हुआ है यश भी आएगा, श्री भी आएगी, बल भी आएगा, पुष्टि भी आएगी, ठीक है। ये सब की जो है वृद्धि होती है, जिससे वो ही वाजीकरण है। और इस ये पॉइंट एक तो ध्यान रखना है। और यहाँ पे अभी बताया हुआ है कि संतान मूलम, ये नेह प्रत्यय, यहाँ तक इसे ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से वो क्या करते हैं, संतान मूल मेनली वाजीकरण का प्रयोग ये बताया हुआ है कि येन प्रत्यय यानी संतान मूलम येन प्रत्यय, यानी कि संतान मूल की उत्पत्ति के लिए ही वाजीकरण का प्रयोग होता है। और इसके प्रयोग से क्या मिलता है, यश, श्रिय, श्री माने कि लक्ष्मी, ठीक है, यश श्रियम बलम पुष्टि वाजीकरणम मेवियत, ये ना भी ध्यान रखो, बस ये ध्यान रख लेना कि यश, श्रिय, बल, पुष्टि ये हमें देखने के लिए मिलता है व्यक्ति से। और ठीक है, इसके बारे में इतना ही। नेक्स्ट जो अभी हम देखेंगे दैट इज श्लोक नंबर 13, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताया हुआ है रसायन और वाजीकरण के बारे में। तो जो रसायन होता है ना, वो आप लिख लो साइड में कि रसायन जो है सत्व गुण प्रधान, सत्व प्रधान होता है, और वाजीकरण जो है वो रज प्रधान होता है, ठीक है। तो रसायन इज सत्व प्रधान, वाजीकरण इज रज प्रधान। और स्वस्थ पुरुष में प्रशस्त भाव को बढ़ाने के लिए ये दो औषधियों का वर्णन किया गया है। ज्वर आदि को दूर करने वाली औषधियों का वर्णन चिकित्सा अधिकार में किया जाएगा। जो जिस बीमारी की दवाई है वो उस चैप्टर में बताएंगे, ऐसा बोला है। ज्वर आदि के वेग में जो दवाइयां बताई जाएंगी वो वही चिकित्सा प्रयोजन है, और उस चिकित्सा अधिकार के वर्णन में पूर्व रसायन वाजीकरण का वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप दिया हुआ है, क्या है इसके बारे में।
तो आप यहाँ पे कि बस यही है, रसायन और वाजीकरण का वर्णन प्रारंभ हो रहा है, और रसायन में सत्व गुण प्रधान होता है, वाजीकरण में रज गुण रहता है मेनली, ये ध्यान रखेंगे अभी। ऑल्दो यहाँ पे ये सारा कुछ इस श्लोक में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही है कि सत्व प्रधान इज रसायन, रज प्रधान इज वाजीकरण, दैट्स इट। और इसके अलावा अभेषज जो है असेवनीय है, ठीक है। औषध के विपरीत जो द्रव्य या कर्म होता है वही एक अभेषज कहलाता है, तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन औषधियों का सेवन आगे मतलब जिन औषधियों का वर्णन आगे हो रहा है उन्हीं का वर्णन आपने करना है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेन। तो दो प्रकार का द्विविध रसायन प्रकरण हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो इन शॉर्ट, रसायन जो भी हम किसी पेशेंट को खिला रहे हैं रसायन, तो रसायन के प्रयोग के दो मेथड है कि आप किसी पेशेंट को किस तरीके से रसायन खिलाएं। तो दो प्रकार से आप उसे खिला सकते हैं। आप या तो उसे कुटी प्राविशिक करवा दो या उसे वातातपिक करा दो, ठीक है। इसको इन शॉर्ट आप समझो, कोई पेशेंट आईपीडी में आया, एडमिट होने के लिए आया, दैट इज कुटी प्राविशिक, वातातपिक इज ओपीडी, आया, दवाई लिया, गया, घर जाके खाएगा, ठीक है। तो कोटि प्राविशिक में आपको पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, एक कुटिया बनाते हैं, उसमें पेशेंट रहता है, एडमिट रहता है, आप ऐसे ही समझो। एंड वातातपिक में आया, दवाई लिखी आपने, वो गया और अपना खाएगा, ठीक है। दिस इज वातातपिक। तो इजी वे में आप रिलेट कर सकते हैं। कुटी प्राविशिक इज आईपीडी में आया पेशेंट, एडमिट हो गया, वातातपिक इज ओपीडी में आया एंड ट्रीटमेंट लेके घर गया। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे आगे बताया हुआ है कि रसायन जो है उत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सत्व गुण की प्रधानता रहती है। वाजीकरण जो है राजस है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है श्रेष्ठ माना जाता है। रसायन का प्रयोग श्रेष्ठ होता है, इसीलिए उसका वर्णन पहले किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगेन इसका इंपॉर्टेंस बता दिया। और देखो यहाँ पे लिखा भी है, कुटी प्राविशिक इज आईपीडी मैनेजमेंट, वातातपिक इज ओपीडी मैनेजमेंट, ठीक है। आया, गया, लिया। इसके अलावा अब यहाँ पे रसायन ना सभी व्यक्तियों के लिए यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला हुआ है कि रसायन मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ रसायन इन शॉर्ट, ठीक है। तो रसायन का प्रयोग सभी मनुष्यों के लिए वांछित नहीं है। स्पेशली सुश्रुत ने जो है स्पष्ट बताया हुआ है कि किसमें आपने रसायन का प्रयोग नहीं करना है। तो वो बताते हैं जो अनात्मावान है, ठीक है, मतलब कि खुद पे संयम नहीं है एक तरीके से, ठीक है। आलसो आलसी है, ठीक है, दरिद्र है, प्रमादी है, व्यसीन है, पापकृत है, ठीक है, भेषज का अपमान करता है, अपमानी है, ठीक है, सत्व भिरेव, सप्त भिरेव है, ठीक है। ये सब हाँ बेसिकली इन 7 लोगों को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। किनको? एक जो अनात्मावान है, दूसरा आलसी, तीसरे दरिद्र, प्रमादी, व्यसीन 5, पापकृत 6 एंड भेषज अपमानी 7, ठीक है। तो इसमें ना एक मिनट में आप ना ये नीचे थोड़ा नोट भी कर लीजिए इसको कि सुश्रुत में चरक ने ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं बताया कि आपने मतलब इसको यूज नहीं करा, इनको यूज नहीं कराना है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि ये 7 व्यक्ति ऐसे हैं जिसको आपने रसायन का प्रयोग नहीं कराना है, ठीक है। और प्रमार्दी, जैसे ना यहाँ पे प्रमार्दी वर्ड दिया हुआ है, तो प्रमार्दी से ना आप ऐसे रिलेट करो कि जो मेंटली अनस्टेबल है या जो नशे में है, नशे में होना ज्यादा बेटर वर्ड है। तो प्रमार्दी जो नशे में है व्यक्ति, ठीक है, उसको नहीं देना है। और इसके अलावा व्यसीन जो व्यक्ति है, ठीक है, व्यसीन को व्यसीन भी ना एक तरीके से जो एडिक्टेड है किसी भी चीज, किसी भी संदर्भ में वो एडिक्टेड है, ठीक है। वो कोई बुरे ही कर्म में है वो व्यक्ति इन्वॉल्व, दैट इज व्यसीन, आप ऐसे समझ लो, एडिक्टेड सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो व्यसीन मतलब किसी भी चीज से एडिक्टेड हो सकता है वो, ठीक है। व्यसीन हो गया। प्रमार्दी मैंने आपको बताया कि जो मद से पीड़ित है। व्यसीन माने कि किसी भी चीज के लिए एडिक्टेड है। पापकृत जो पाप करता है। भेषज अपमानी जिसको औषध का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है, वो बिल्कुल उसकी मतलब आदर नहीं करता। आलसी को नहीं देना है, दरिद्र को नहीं देना है। और ये जो 7 व्यक्ति हैं इनको आपने नहीं देना है, ठीक है। इसके अलावा
एक सेकंड। बाकी तो इतना ही है। अनात्मावान तो मैंने आपको बता ही दिया कि जिसको खुद पे ही संयम नहीं है, ठीक है, दैट इज। तो ये 7 व्यक्तियों के लिए बारे में बताया हुआ है, और कुछ नहीं है, इतना ही केवल ध्यान रखेंगे। यहाँ तक ही हो गया। ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, साइड में नोट भी कर लेना। 7 में यूज नहीं करना है, 7 पुरुषों में ये अयोग्य है। और इसके अलावा और रसायन का प्रयोग कब से कब तक करना चाहिए, इसके संदर्भ में भी आचार्य सुश्रुत ने ही बोला है, ठीक है, और किसी ने नहीं बोला है। तो आचार्य सुश्रुत के हिसाब से उन्होंने बोला है कि 16 से 60 वर्ष तक जो मध्यम आयु है, बेसिकली पूर्वे व्यसे मध्य व मनुष्य 60 आप लिख लो चाहे तो, 16 टू 60 इयर्स, बस इतना नोट कर लो कि 16 टू 60 इयर्स जो है, जो मध्यम आयु है, वहीं पे ज्यादा रसायन का प्रयोग कराना चाहिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बोला हुआ है, ठीक है। बाकी किसी आचार्य ने कुछ नहीं बताया हुआ है। और बस केवल इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। ये सारा इसका हो गया इंट्रोडक्शन टाइप। अब हम लोग नेक्स्ट जो है कुटी प्राविशिक स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग कुटी प्राविशिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कुटी प्राविशिक जैसे मैंने बताया कि ये आईपीडी है, मतलब आपने यहाँ पे पेशेंट को एडमिट कर लिया। ये एक टेबल सा दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उसको बताया है कि औषध के 9 पर्याय होते हैं। चिकित्सकम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्राचितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, ठीक है, 9 हो गए। फिर एक हमने पढ़ा अभिषज, ठीक है। तो अभिषज वही जो द्रव्य या कर्म, जो औषध के बेसिकली अपोजिट हो, दैट इज अभेषज। और जो भेषज जो मेडिसिन है वो 2 प्रकार की होती है। स्वस्थस्य ओजस्करम, यानी कि स्वास्थ्य को अच्छा करती है, ओज को बढ़ाती है, और एक होता है आर्तस्य रोगानुत, यानी रोगों का नाश करने वाली होती है। अब आप चाहे बात करें इन दोनों में से किसी की भी बात करें, तो जैसे स्पेशली मतलब जो स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है, ओज को बढ़ाता है, उसको अगेन जो है 2 भाग में बांटा गया है, रसायन के रूप में, वाजीकरण के रूप में। अब यही चीजें रसायन जो है फिर फर्दर 2 में बांटा जाएगा कि आप उसे कैसे यूज करा रहे हैं, कुटी प्राविशिक के रूप में या वातातपिक के रूप में, ठीक है। और अभेषज तो 2 प्रकार की हो गए, बाधन एंड सानुबाधन। बाधन माने इमीडिएटली वो अपना असर दिखा देगा, सानुबाधन जो है थोड़े समय के बाद दिखाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कुटी प्राविशिक के बारे में। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुटी निर्माण के बारे में बोला जाता है, और ना इसका क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, कई बार 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट आता है क्वेश्चन इन एग्जाम की, इसके बारे में बताओ। तो आपने ध्यान रखना है, मेन पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसमें बोला हुआ है कि ये आपने कैसी एक तो उत्तम भूमि चुनी है, ठीक है। तो सबसे पहले रसायनबाजी का मतलब कुटी प्राविशिक रसायन विधि का यहाँ पे वर्णन देखने के लिए मिलेगा, और आपने कैसी भूमि पे बनाना है। तो जिस स्थान पे पुण्य कर, ये सब आपने हाईलाइट अभी नहीं करो, यहाँ पे कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, वो मैं समझा रही हूँ इसीलिए अंडरलाइन करते हुए चल रही हूँ। तो कुटी प्राविशिक रसायन का वर्णन यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो जिस स्थान पर पुण्य करने वाला राजा, यहाँ पे जो वर्ड नृप है ना, नृप, दिस मीन्स राजा, ठीक है। तो जहाँ पे पुण्य करने वाला राजा, वैद्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और साधु जन निवास करते हो, जो स्थान भय रहित हो, उत्तम हो, ठीक है। और जिस स्थान पे जितनी भी आवश्यक सामग्रियां वो सभी जो है आसानी से मिल जाती हो, ऐसे नगर में ये चीज हाईलाइट करेंगे, पूर्व उत्तर दिशा की, ठीक है, पूर्व उत्तर दिशा में ही हमें बनाना है, ठीक है। पूर्व उत्तर दिशा में उत्तम भूमि में कुटी का निर्माण करवाएं। कुटी माने छोटा सा घर टाइप, ठीक है। और जिस कुटी का विस्तार, उच्छेद और लंबाई जो है पर्याप्त होनी चाहिए। कुटी कैसी होनी चाहिए, त्रिगर्भा होनी चाहिए।
त्रिगर्भा माने जैसे डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा होता है ना, उसी तरीके से एक कमरे के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, इस तरीके से, ठीक है। तो वो ये त्रिगर्भा होनी चाहिए, यानी एक ग्रह के अंदर दूसरा ग्रह, दूसरे अंदर ग्रह के अंदर तीसरा ग्रह, ठीक है। और जिसमें क्या है, छोटे छोटे झरोखे माने वेंटिलेशन के लिए छोटा छोटा वेंटिलेटर्स लगे हुए हो। और कुटी की दीवारें कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। प्रत्येक ऋतु के लिए ये सुक्कर होना चाहिए और आवश्यक प्रत्येक कार्य करने के लिए पृथक पृथक स्थान उसमें बनाए होने चाहिए, ठीक है। और मन को सुक्कर हो, उस कुटी में कोई भी अप्रिय या अनुचित शब्द का प्रवेश ना हो, स्त्रीजन उसमें वर्तमान ना हो, ठीक है। क्योंकि स्त्रीय जाने से वो चीज वाजीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी, रसायन के रूप में नहीं रहेगी, ठीक है। जो भी औषध सेवन करेगा वो वाजीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा, रसायन के रूप में नहीं रह पाएगा, इसलिए बोला है कि स्त्री वहां पे ना जाए। इसके अलावा मन के अनुकूल और आवश्यकता के अनुकूल सभी सामग्रियां वहां पे होनी चाहिए। सर्वदा वैद्य औषध ब्राह्मण वर्ग से युक्त हो, ऐसी कुटी का आपने निर्माण करना है। ये पॉइंट आपने मेनली ध्यान रखना है। और बस इतना ही है इसके बारे में। और रसायन की जो भी दो विधियां बताई गई हैं, ऑब्वियसली उसमें से कुटी प्रावशिक ही उत्तम मानी जा रही है, ठीक है, क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने करवा रहे हैं सब कुछ काम, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिए। और त्रिगर्भा मैंने आपको बता दिया, डिब्बे के अंदर डिब्बा इस तरीके से हो, ये ध्यान रखना है। और बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस एक अलग पॉइंट ये है कि स्त्री वहां पे नहीं होनी चाहिए। बाकी आप खुद से ही कहानी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। आप पॉइंट समझ गए, दैट्स इट। और इसका क्वेश्चन आता है कई बार पेपर में, तो ध्यान रखेंगे। देन अब नेक्स्ट है कुटी में प्रवेश करने की विधि क्या है। तो अब कुटी में प्रवेश करने के लिए अगेन की आपने क्या करना है, श्लोक से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो कुटी में तब प्रवेश करें जब सूर्य जो है उत्तरायण हो, ठीक है। और उत्तरायण में क्या है, 3 ऋतुएं आती हैं, शिवग्री करके उसको याद करते हैं, पता ही होगा शिवग्री। शिशिर वसंत ग्रीष्म, ठीक है। शिशिर वसंत ग्रीष्म, ये 3 ऋतुएं जो है वो उत्तरायण की ऋतुएं कहलाती हैं, जब सूर्य जो है उत्तर की ओर गमन करता है। बची हुई 3 ऋतुएं दक्षिणायन की कहलाती हैं। उस समय क्या होता है, सूर्य जो है दक्षिण की ओर मूव करता है। तो शिवग्री करके आप ध्यान रख लेना, शिवग्री और उत्तरायण की ऋतुएं शिशिर वसंत एंड ग्रीष्म, ठीक है। तो जब सूर्य उत्तरायण में हो, शुक्ल पक्ष हो और तिथि नक्षत्र उत्तम हो, तब आपने वहां पे क्या करना है, शुभ मुहूर्त में करण से युक्त तिथि हो, बाल बनवा कर धृति स्मृति बल को धारण करके श्रद्धा पूर्वक सावधान होकर रज और तम मानसिक दोषों से दूर होकर प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करते हुए देवता ब्राह्मण की सर्वप्रथम पूजा और प्रदक्षिणा करके उस कुटी में प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। इसमें इतना ही है। रसायन के प्रयोग से पहले शोधन इज इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रख लेंगे इतना कि कुटी में प्रवेश करने के बाद आपने क्या करना है, पहले उस व्यक्ति का शोधन कराएं, वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन जो कुछ भी रिक्वायर्ड है वो चीज आप कराएं, शरीर में कुछ भी कष्ट ना रह जाए, ठीक है, पूर्ण बल हो जाए। पहले आपने शोधन कराओ, शोधन कराने के बाद संसर्जन क्रम फॉलो कराओ, क्योंकि आप शोधन कराएंगे उसके बाद क्या, अग्नि उसकी मंद हो जाएगी, बल उसका वीक हो जाएगा। तो एकदम से शोधन कराने के बाद अब उसे खाना देंगे, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, अग्नि क्योंकि मंद है और उसका बल भी क्षीण है, तो रसायन का काम करेगा नहीं। तो पहले आप उसका शोधन कराइए, वमन विरेचन जो कुछ भी रिक्वायर्ड है डिपेंडिंग अपॉन द दोष, एंड आपको उसको युक्ति से अपने एसेस करके शोधन कराओ। शोधन कराने के बाद आप वहां पे रोगी को संसर्जन क्रम फॉलो कराएं ताकि उसकी अग्नि उत्तम हो जाए, बल उत्तम हो जाए, ठीक है। एक बार ये चीज हो जाए तब आपने जो है उसको आगे रसायन का प्रयोग कराना है। बिना शोधन के रसायन प्रयोग करा देंगे तो कुछ फायदा पेशेंट में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है, ये नहीं है कुटी से बाहरी, कुटी उसको एडमिट ही इसलिए किया गया है कि आप सब कुछ A to Z अच्छे से करवा पाए। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुटी में प्रवेश होने के बाद, ठीक है, कुटी से बाहर ही नहीं कराना है, प्रवेश कर ले वो, फिर वही संशोधन वही संशमन सब कुछ वही चलेगा उसका, ठीक है। अब इसके अलावा संशोधन के लिए कुछ औषधियां बताई हैं कि आप क्या औषधि यूज करा सकते हैं। तो इसमें संशोधन के लिए हरितकी नाम चूर्णानी सैंधव अम्ल के गुणम वचा विडंगम रजनी पिपली विश्व भेषजम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने हरितकी है, हरितकी का चूर्ण है, हरितकी नाम चूर्णम,
सैंधव अम्ल, ठीक है, सैंधव यूज करेंगे, अम्लक यूज करेंगे, गुड़म यूज करेंगे, वचा, विडंग, रजनीज, हल्दी, ठीक है, रजनीज, हल्दी, पिपली का यूज करेंगे एंड विश्व भेषजिस शुंठी, ठीक है, ये सारी औषधियां हम यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे इसका यूज होता है। और इसके अलावा जब देखो अब क्या लिखा है कि ये सब आपने क्या करना है, इन सभी औषधियों का चूर्ण बनाकर स्नेहन स्वेदन करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली स्नेहन स्वेदन आधा पूर्व कर, स्नेहन स्वेदन करो, उसके बाद ये औषधियां देनी है आपने, ठीक है। इसके स्नेहन स्वेदन करने के बाद रसायन सेवन पुरुष को गर्म जल से ये औषधि आपने खाने के लिए दे देनी है। जब ये हरितकी आदि चूर्ण से रसायन सेवी पुरुष के शरीर जो है शुद्ध हो जाए, तब आपने संसर्जन क्रम कराओ, पेया विलेपी आदि खिलाओ उसको। और जब ये चीज एक पॉइंट और है कि जब व्यक्ति की क्या हुई है, हीन शुद्धि हुई है, तो आपने 3 दिन तक 3 दिन आप उसको संसर्जन क्रम करवाइए। मध्यम शुद्धि हुई है तो 5 दिन कराओ संसर्जन क्रम। उत्तम शुद्धि हुई है तो 7 दिन संसर्जन क्रम करवाइए। और उसके बाद और संसर्जन क्रम में ना स्पेशली बोला है कि घृत से संस्कारित पुराने जौ आपने उसको खिलाने हैं संसर्जन क्रम में। और अथवा जब तक पुराने मल की शुद्धि ना हो जाए आप उसको यवागु ही खिलाते रहे। और पुराने मल की शुद्धि हो जाने पर वय प्रकृति और किस व्यक्ति के लिए क्या साथ में है उसके हिसाब से वैद्य अपनी युक्ति लगाए और अकॉर्डिंगली उसको रसायन का सेवन वो कराए, ठीक है, इतना पॉइंट आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया हीन शुद्धि मध्यम शुद्धि में कितना कितना खिलाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज हरितकी के गुणों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो हरितकी के गुण के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे कि हरितकी क्या होती है, हरितकी पंच रस, रस उष्ण अम्लवान शिवाम, ठीक है, बस एक अंतर रहता है। जैसे आमलकी है, ठीक है, तो आंवला में भी जो है 5 गुण रहते हैं लेकिन उसमें लवण नहीं रहता, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, लवण को छोड़ के बाकी 5 रहेंगे, बट वीर्य का डिफरेंस आ जाता है। आंवला जो है शीत वीर्य होता है, ये हरित की जो है उष्ण वीर्य होती है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखेंगे। हरित की हरित की पंच रस रसम उष्णम अम्ल उष्णम लवणाम शिवाम, ठीक है, तो हरित की क्या होती है, पंच रस युक्त होती है, उष्णम होती है, लवणाम लवण उसमें एब्सेंट रहता है, शिवाम, ठीक है, शिवाम माने कल्याणकारी होती है। दोषम अनुलोम्यन अनुलोमनी यानी दोषों का अनुलोमन करती है, निकालती है नीचे से, नीचे के मार्ग से। और लाघवी, ठीक है, यानी कि वो लघु होती है। विद्या दीपन पाचनी, ठीक है, यानी विद्या दीपनम पाचनम, यानी कि और क्या क्या करती है, दीपन पाचन भी वो करती है। आयुष्यम होती है, आयुष्या होती है, पौष्टिकी होती है, धान्यम वयः वयस्य स्थापनी पराम, ठीक है, यानी आयुष आयुष होती है, मतलब कि आयु देने वाली होती है। पौष्टिकी होती है यानी कि पुष्टिकर होती है। ये धन्य है यानी कि इसके सेवन से पुरुष कैसा हो जाता है, भय रहित हो जाता है, स्वास्थ्य संपन्न हो जाता है, ठीक है। और वयस्स स्थापनी यानी वय को स्थापन करने वाली भी होती है, ठीक है, एज को मतलब अच्छा बना के रखती है, अमर नहीं करेगी ऑब्वियसली बट अच्छा बना के रखेगी। और ये सब इसके गुण है। स्थापनी पराम यानी इन सब के लिए बहुत अच्छी है। साथ ही साथ सर्व रोग प्रशमनी बुद्धि इंद्रिय बल प्रदम यानी सारे रोगों का नाश करती है, बुद्धि इंद्रिय बल बढ़ाने वाली है, ठीक है। साथ ही साथ और कहाँ कहाँ फायदा करती है, तो गृहिणी दोष में खासकर, ठीक है, विषम ज्वर में अच्छा काम करती है, प्लीहा और उदरम, ठीक है, प्लीहा रोग में, उदर रोग में, इनमें ये अच्छा काम करती है। यहाँ यहाँ हरितकी की इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा ठीक है, प्लीहा प्लीहा उदरम नवम यानी कि प्लीहा रोग में और नए उदर रोग में ये लाभकारी है। और बताया हुआ है श्रोतो विबंधान विविधान प्रलेप हृदय रस, यानी कि श्रोतसों में किसी प्रकार का विबंधान यानी कि श्रोतसों में किसी भी प्रकार का विबंध है, ठीक है, श्रोतस में विबंध हो जाने से जो भी अनेक रोग होते हैं, ठीक है, विविधान प्रलेप यानी कि जितने भी प्रकार के रोग हैं। इसके अलावा प्रलेप हृदय रस यानी कि हृदय रस वृक्ष प्रदेश में जो भी प्रलेप है, ठीक है, हैवीनेस है बेसिकली। और स्मृति बुद्धि प्रमोह च जय शीघ्री हरित की यानी कि स्मृति है, बुद्धि है, इन सब का जो
व्यमोह है, यानी कि जो प्रमोह माने कि इन सब का जो नाश हो रखा है बेसिकली, ठीक है, उसको वो शीघ्र ही, जयेत शीघ्र हरितकी, यानी कि उसको जो है वो शीघ्र ही नाश करती है। ये सारे पॉइंट्स इसकी इंपॉर्टेंस के हैं। और बाकी ये तो आपको बताइए कि लवण को छोड़ के पांचों रस होते हैं, सेम आंवला के जैसा ही होता है इसमें भी, बट ये उष्ण वीर्य होती है, वो शीत वीर्य होती है। और इसके अलावा यहाँ पे ना हरितकी के भेदों का वर्णन किया हुआ है, ठीक है। तो हरितकी के भेद क्या होते हैं? विजया, रोहिणी, चैव, पूतना च अमृता अभ्या, ठीक है। जीवंती, चेतकी च पथ्याय सप्त जायतः, यानी कि 7 भेद इसके होते हैं। इसके अलावा अब इसमें ना थोड़ा और बताया हुआ है, क्या कि अलाबू के जैसे, मतलब अलाबू वो लौकी, मतलब लौकी के जैसा ही होता है, वो एक इस तरीके की लौकी के जैसा होता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का होता है अलाबू। तो ये है। तो अलाबू वृत्ता विजया, वृत्ता सा रोहिणी स्मृता, पूतना अस्थि मति सूक्ष्म, कथी मांसला अमृता, ठीक है। मतलब ये सब इनके बारे में बताया हुआ है मेनली, कि अलाबू के जैसी, मतलब अलाबू जैसी वृत्ता यानी बड़ी जो है विजया रहती है, ठीक है। ऐसी वृत्त यानी और मतलब इसी तरीके से बड़ी जो है रोहिणी रहती है। पूतना कैसी रहती है? अस्थिमती रहती है, पतली सी। सूक्ष्मा कथिनी, ठीक है, मतलब छोटी सी रहती है। अमृता कैसी है? मांसला सी है, पतली है, ठीक है। इसी तरीके से पंचरेखा अभ्याप्रोक्ता, यानी कि अब जो 5 रेखाएं हैं वो रहती हैं अभ्या वाले भेद में। जीवंती स्वर्ण वर्णिनी, यानी कि जो जीवंती है वो स्वर्ण वर्ण जैसी है, ठीक है। इसके अलावा चित्र सॉरी त्रिरेखा चेतकी, यानी कि 3 रेखाओं वाली चेतकी होती है। और यही गेया सप्त अनामया आकृति, यानी कि ये जो है 7 प्रकार की हरितकी होती हैं। उनके उनके मतलब कैसा दिखती है ना वो 7 प्रकार की, उसके बारे में बताया हुआ है। तो जैसे अलाबू जैसी दिख गई विजया, ठीक है। इसी तरीके से वृत्ताकार माने थोड़ी सी बड़ी होती है रोहिणी, ठीक है। फिर पूतना जो है अस्थिमती, अस्थि के जैसी होती है, सूक्ष्म। और इसी तरीके से अमृता जो है वो मांसल होती है, ठीक है, मांस के जैसी रहती है। और अभ्या अभ्या जो भेद है उसमें 5 रेखाएं, पंचरेखा अभ्या प्रोक्ता। और जीवंती कैसी है? स्वर्ण वर्णिनी, स्वर्ण के वर्ण जैसी है। और चेतकी कैसी है? त्रिरेखा वाली है। तो इस प्रकार से 7 प्रकार की हरितकी है, और उनकी कैसी कैसी भी दिखते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। फिर ना अब जैसे ये 7 टाइप की हरितकी हो गई। हरितकी का और इम्पोर्टेंस ये है कि इसको, कि मतलब आपने सेवन कैसे किया है हरितकी का, उसके बेसिस पे भी हरितकी अलग अलग आपको फल देने वाली होती है, ठीक है। तो इसके बारे में बताया हुआ है कि ये हरि, देखो यहाँ पे दिखा भी है, हरित की जो अतिसार को भी दूर करती है, रेचक होती है। अगर इसका प्रयोग उबाल के किया जाए तो क्या करती है? अतिसार एवं ग्रहणी दोनों को नष्ट करती है। अतिसार करवाने वाली भी होती है, अतिसार का नाश भी करती है। तो एक सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया अपना कि मतलब हम कैसे हरितकी का सेवन कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। हरितकी अलग अलग मतलब फल देने वाली होती है। चर्व्यति वर्ध्यति अग्नि, ठीक है। इतना चर्व्यति वर्ध्यति अग्नि, इतना पॉइंट 1 है, यानी कि चबाओगे तो वो अग्निवर्धन करेगी। पेशति मल शोधिनी, पेशति, ये थोड़ा मिट गया है यहाँ पे, हाँ। पेशति मल शोधिनी माने कि आप उसको पीस कर खाएंगे तो मल का शोधन करेगी। स्विन्ना संग्राहिणी,
स्विन भिगो के आप, ठीक है, गीला करके खाएंगे तो वो संग्राहिणी है, मतलब मल को बांधने वाली है। पथ्य भ्रष्टा पोक्ता, ठीक है, भ्रष्ट माने कि भून कर, अगर आप भून के खाएंगे तो वो पथ्य है, और तीनों दोषों का नाश करने वाली है, त्रिदोष अनुगतः, ठीक है, इस तरीके से। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने उसको कैसे सेवन किया है तो वो अलग अलग फल देती है, ठीक है। आप चबा के खाएंगे तो अग्नि बढ़ाएगी, पीस कर खाएंगे तो मल का शोधन करेगी, भिगा के खाएंगे तो संग्राही है, और अगर आप उसे भून के खाएंगे तो वो पथ्य है, त्रिदोष नाशक है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इसका इम्पोर्टेंस। और ये ना स्रोतसों में विबंध दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग, श्रोतकम विबंधे व सशूलम अति सार्यते, यानी कि स्रोतसों में विबंध दूर करती है, शूल का नाश करती है, अतिसार का नाश करती है, ठीक है। अभ्या पिपली कल्के, यानी कि अभ्या पिपली का कल्क स उष्णे तेष्णे विरेच्यते, यानी कि अभ्या पिपली का कल्क आप उष्ण सुखोष्ण जल के साथ लेंगे तो वो विरेचन का भी काम करेगी। तो ये सारा बेसिकली अलग अलग पॉइंट इसके बारे में बताया हुआ है कि जो अतिसार थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर होता है उसमें स्रोतसों का विबंध उत्पन्न है, तो उसको दूर करने के लिए भी आप यहाँ इसको यूज करते हैं, ठीक है। श्रोतको विबंधो व सशूलम यो अतिसार्य, ठीक है, यानी कि स्रोतसों में विबंध है, शूल है, इस तरीके इनका भी नाश करती है, अतिसार का नाश करती है। और कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं, अभ्या पिपली कल का, यानी अभ्या पिपली दोनों के कल को सुखोष्ण जल के साथ लीजिए तो वो विरेचन कराएगी, और इस तरीके का जो अतिसार है, विबंध है, इस ये वाली जो कंडीशन है स्पेशली इसका वो नाश करेगी। ये सब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में है, ठीक है। अब इसके आगे पढ़ते हैं थोड़ा और। अब यहाँ पे बताया हुआ हरित की सेवन के अयोग्य व्यक्ति, ठीक है। तो हरित की ना उष्ण होती है, तो उष्णता के कारण आप एक मतलब गुण ध्यान रख लेना कि ड्राइनेस आती है इसमें, तो ये रूक्ष होती है, उष्ण है, लघु है, क्योंकि इसमें रूक्षता का गुण है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ना जो भी रूक्ष व्यक्ति आप उसको नहीं देंगे, तो ये सारे रूक्ष व्यक्ति हैं एक तरीके से। इसमें ना आप पूरा नहीं याद कर पाएंगे, बस इतना ध्यान रख लो, अजीर्ण में अयोग बोला जाता है इसको, ठीक है। जब खाना ही नहीं पच पा रहा तो आप इसको कैसे खिला देंगे, तो ये जब तक पचेगा नहीं ये आपको अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। रूक्ष यहाँ पे रूक्ष आप वातवर्धन, ठीक है, रूक्ष भोजन, अति मैथुन, अति मदिरापान, विष का सेवन, इन सबका शरीर जो है कर्षित हो रखा है, ठीक है। चाहे आप रूक्ष अन्नपान की बात करें, व्यवाय माने मैथुन, ठीक है, तो व्यवाय की बात करें, मदिरा सेवन की बात करें, विष, सबसे बात प्रकोप होगा, रुक्षता आएगी, भूखा प्यासा, गर्मी से पीड़ित, इन सभी में हरित की प्रयोग नहीं कराना है। तो इन शॉर्ट, अजीर्णो रूक्ष भुजः स्त्री मद विष कर्षिता, ठीक है, स्त्री से मद से विष से कर्षित है, सेवेर अन्य अभ्याम इते शुद्ध तृष्णा उष्ण अर्दिताश्च, ये ठीक है, मतलब इन सभी में आपने इनका प्रयोग नहीं कराना है। इन शॉर्ट किसमें, तो ये आप नहीं भी याद करोगे, बस ध्यान रख लेना, जो भी ड्राइनेस की कंडीशन है वहां आप इसको नहीं यूज कराओगे, अपने आप याद हो जाएगा। रूक्ष भोजन, स्त्री, मद, विष, इन सबसे कर्षित है, ठीक है। और बाकी जो शुद्धा से पीड़ित है, ठीक है, शुद्ध तृष्णा जो तृष्णा से पीड़ित है, उष्ण से जो पीड़ित है, इन सभी में आदिताश्च अर्दिताश्च होगा आई गेस ये, ठीक है, अर्दिताश्च ये, तो इन सभी में आपने इसका प्रयोग नहीं कराना है। जहां पे विवाद की कंडीशन है, ड्राइनेस की कंडीशन है, वहां नहीं कराएंगे। और बस फिर इसी तरीके से आंवले के गुण के बारे में बताया हुआ है। तो आंवले के गुण के बारे में मैंने आपको बताया, जो हरितकी के गुणकर्म है वो इसके हैं, बस वीर्य में अपोजिट होता है, ये शीत होती है, हरितकी उष्ण होती है, बाकी सारा सेम है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हरित बस इसमें इतना ध्यान रख लो कि हरितकी का जो वीर्य है वो यहाँ अपोजिट है, बाकी सेम है। हरित्या वीर्य से तू विपर्य है, यानी कि हरितकी के वीर्य के अपोजिट वीर्य वाली होती है, वो उष्ण है, ये तीक्ष्ण, सॉरी वो ये हरितकी जो है उष्ण होती है, तो ये आंवला जो है शीत होता है, ठीक है, अपोजिट है, बाकी सब सेम है। इसके अलावा
अब यहाँ पे बताया हुआ है कि हरितकी और आंवला जो हमेशा बीज रहित फल का प्रयोग ही हमें करना चाहिए, और ये चीज जो अमृत तुल्य होती है। तो ध्यान रखेंगे हरितकी आंवला जब भी यूज करें तो बीज रहित फल का ही प्रयोग करना चाहिए, ये चीज अमृत तुल्य होती है। तो हरितकी नाम शस्यानी भिषग अम्लकस्य च, ठीक है, यानी कि मतलब वही है, हरितकी और आंवला जो भी यूज करें वो हमेशा बीज रहित यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ये शस्यानी जो शब्द है बेसिकली ये इस चीज को डिनोट करा है कि बीज रहित, ठीक है। और बाकी तो कुछ खास यहाँ है नहीं, शस्यानी बोलो चाहे फल रहित बोलो सेम बात है, बीज फल रहित नहीं, सॉरी, बीज रहित फल, ठीक है। तो ये बस बीज रहित फल ही यूज करना है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। और औषध प्राप्ति के लिए पर्वत हमें पता ही है कि जो हिमालय पर्वत है वही सबसे उत्तम माना जाता है। और औषधि हिम हिम पार्श्वे मतलब सॉरी, जो हिम पर्वत है, ठीक है, वही सबसे औषधीनाम परा भूमि हिमवातश्च हिमवात शैल्यतम, ठीक है, हिमवात शैल्यतम, यानी कि जो हिमालय पर्वत है वही सबसे उत्तम है, और बाकी इसमें कुछ खास काम का है नहीं, ठीक है। औषध प्राप्ति के लिए पर्वतों में सबसे उत्तम, ठीक है, भूमि में पर्वतों में शैल्य से उत्तम, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा मैंने गड़बड़ पढ़ा, शैल्य से उत्तमम, यानी कि शैल्य माने पर्वत, उत्तम, शैलियों में उत्तम कौन है, पर्वतों में उत्तम कौन है, तो हिम पर्वत सबसे उत्तम भूमि है टू फाइंड द औषध, ठीक है। औषधि नाम परम भूमि हिमवात शैलस्य उत्तमम, ठीक है, सारे शैलों में यानी सारे पर्वतों में जो उत्तम है दैट इज हिम पार्श्व, सॉरी, हिम पर्वत, नॉट पार्श्व, हिम पर्वत, ठीक है। और यहीं पे जो उत्पन्न औषधियां होती है वो रस वीर्य से परिपूर्ण होती हैं, समय समय पर विधि पूर्वक यहाँ पे सूर्य छाया वायु सभी कुछ लगता रहता है, ठीक है। दाव अग्नि से यहाँ जलते नहीं है, सड़ते नहीं है, पक्षी आदि नहीं खाते, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा मैं करेक्ट कराती हूँ कि औषध प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम जो है वो हिमालय पर्वत है, अतः हिमालय पर्वत पर अपने समय पर जो भी मतलब समय से जो फल उत्पन्न हुआ है वो रस और वीर्य से पूर्ण होता है, और जिनमें समय समय पर ऐसे फल, ठीक है, जिनमें समय समय पर सूर्य जल छाया वायु सब कुछ लगता रहता है ऐसा फल अच्छा होता है। साथ ही साथ आपने ऐसे फल का चयन करना है जो कि दाव अग्नि से जला हुआ ना हो, सड़ा हुआ नहीं हो, पक्षी के द्वारा खाया हुआ नहीं हो, ठीक है, उस फल में किसी प्रकार का रोग ना हुआ, ऐसे ही फलों का चयन आपको औषध के लिए करना चाहिए। और ऐसे आप उत्तम फल अगर यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छे होंगे। ये ना आर फॉर रेफरेंस, तो औषधीनम परम भूमि हिमवात शैल्य उत्तमम, ठीक है, शैल्य से उत्तमम यानी कि सारे शैलियों में उत्तम है हिम भूमि जहां से आपने औषध लेना है। ये ना रेफरेंस पूछा जाता है कि सारे पर्वतों में हिम पर्वत सबसे उत्तम है औषध कलेक्ट करने के लिए, ये कहाँ कौन से चैप्टर में बताया हुआ है, तो इसका रेफरेंस का क्वेश्चन आता है, मतलब श्लोक रख के चैप्टर का नाम पूछेगा, तो ये होता है रेफरेंस क्वेश्चंस, आर फॉर रेफरेंस, तो आपने इसे ध्यान रखना है ऐसे, ठीक है। और इसको आप आर करके डिनोट कर लीजिए, लिख लेना साइड में। बाकी ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके आगे अब यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में ही करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप पूछ सकते हैं, ऑल्दो मुझे नहीं लगता मतलब इसमें कुछ अभी तक ऐसा आएगा, ठीक है। चलो ठीक है।